Short lectures, explosive learning with commerce in action. Hi, this is Umar Kazi, and today we are proceeding with the extension of Intro to Business Finance, and which is foundation of finance. Now, going with the understanding of finance, defining finance, acquiring capital, allocating resources, and managing exposure. ठीक है. अब एक्वायरिंग कैपिटल क्या होता है? एक्वायरिंग कैपिटल वही चीज़ है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, फंड रेज करना. आप कैसे फंड रेज करते हो? अपनी इक्विटी सेल करते हो, अपने शेयर सेल करते हो, या आप कहीं से लोन लेते हो, डिवेंचर लेते हो, बॉन्ड लेते हो, वो आपका एक्वायरिंग कैपिटल आ गया. एलोकेटिंग रिसोर्सेज, वंस आपने जो है फंड रेज कर लिया, अब आप उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं उन रिसोर्स को एलोकेट करोगे, कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज को यूज करोगे, तो हमारा एलोकेटिंग रिसोर्सेज आ गया. देन मैनेजिंग एक्सपोजर, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपका एक्सपोजर तो होगा, मतलब वहां पे रिस्क तो होगा. ठीक है. अब आप उस रिस्क को मैनेज करते हो. पहले तो आप जहाँ इन्वेस्ट करते हो वहां आप अपना पूरा रिस्क कैलकुलेट करते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करते हो. सेकेंडली ये कि मैंने पहले भी बताया था कि द मोर द रिस्क द हायर द रिटर्न. ठीक है. अब क्या है कि आप बहुत सारे ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे रिस्क तो ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ऑब्वियसली ज्यादा होता है. तो एक रिटर्न की लालच में या एक रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिस्क की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या रिस्की जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हो. ठीक है. तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ऐसी जगह भी इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे रिस्क कम होता है. ठीक है. हम अपने जो जो भी हमारा फंड है उसको क्या करते हैं, हम डाइवर्सिफाई करते हैं. हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो है इन्वेस्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि हमने एक ही रिस्की प्रोजेक्ट पर डाल दिया. हमने अपने फंड रेस करके फॉर इंस्टेंस के 4 रिस्की प्रोजेक्ट पर डाला, तो हमने 2 जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर डाला पैसा कि जहाँ पे रिस्क कम हो. तो ऐसे हम जो अपना एक्सपोजर है या जो हमारा रिस्क है उसको मैनेज करते हैं. देन प्राइमरी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. ठीक है. अब हमारी जो कोर स्ट्रेटेजीज हैं या कोर ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है? ओनरशिप टारगेट. ओनरशिप टारगेट क्या है कि जो फर्म है उसका ओनर कौन है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि भाई अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जो फर्म को चला रहा है, जो उसका सीईओ है, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर, वो ओनर है. लेकिन नहीं, कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता. जो भी शेयर होल्डर है वो उसका ओनर है, और जो सीईओ बेशक फर्म का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सब वर्किंग क्लास है या वर्किंग फोर्स है वहाँ की. वो ओनर्स नहीं, अनटिल उनके पास जो है वो शेयर हों उस कंपनी के. सिंपल. अवॉइडेंस ऑफ मायोपिया, इसमें हमारा वही कॉन्सेप्ट लगता है कि हम जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, विच मीन्स कि हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाएंगे. हम कहाँ जाएंगे? हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को टारगेट रखेंगे. लॉन्ग टर्म जो हमारा ग्रोथ है उसको टारगेट रख के हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे. ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जो कि हमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे. हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएंगे, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं आएंगे, जो कि शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट देगी लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बिजनेस को रिस्क पे ले आएगी या बिजनेस को लॉस देगी. देन हमारा एग्रीगेटेड मार्केट इंडेक्स. इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी की करंट कंडीशन मालूम करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको उसके सारे फाइनेंशियल स्टेटस और सारी जो भी उसके रिकॉर्ड हैं शुरू से लेकर एंड तक वो पढ़ना होंगे. ऐसा नहीं है. जो करंटली मार्केट में उसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं उनकी प्राइस जो है वो आपको बता देगी कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है उस स्टॉक की और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है. सिंपल. अब एक स्टॉक की मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 10-15 रुपए, तो आपको पता है कि वो पास में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती आ रही. ठीक है. वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं है, व्हाट्सएवर रीजन, वो उसके जो है पीछे फाइनेंशियल स्टेटस अच्छे नहीं है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. तो क्या होगा? उस शेयर की प्राइस नहीं बता रही है. अगर एक कंपनी का शेयर है उसका 500 रुपए का शेयर, तो आपको पता है कि भाई वो उसके पीछे फाइनेंशियल जो उसकी प्लानिंग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. तो सिंपली जो स्टॉक का रेट है आपका, वो आपको ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर देता है कि मार्केट के पीछे फाइनेंशियल कंडीशन क्या है. आपको सारी फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल समरी पढ़ने की रीड नहीं होती. देन स्ट्रक्चरल एरियाज ऑफ फाइनेंस. थ्री फोर पिलर्स हैं: कॉर्पोरेट फाइनेंस, कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स. कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? एक कंपनी के अंदर का फाइनेंस, विच मीन्स कि अगर कंपनी को फंड रेज करना है कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपनी को अपना फ्री कैश फ्लो जो है उसको हैंडल करना है, वर्किंग कैपिटल हैंडल करना है, किसी भी कंपनी के अंदर का फाइनेंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस है वो हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस में आएगा. कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट वो प्लेस है कि जहाँ पे कंपनीज फंड रेज करती हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, या जहाँ पे जो शेयर ट्रेड होते हैं. ठीक है. जैसे PSX हो गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, NYSE हो गया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. इसमें क्या होता है कि शेयर ट्रेड होते हैं. जिस कंपनी को फंड रेज करना होता है हालांकि IPO लेके आती है, अपने शेयर जो है मार्केट में लेके आती है फंड रेज करने के लिए, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो फंड्स जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और स्टॉक्स को एक्वायर करने के लिए उधर आते हैं. तो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है कि जहाँ पे शेयर ट्रेड हो. सिंपल. इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं कि भाई
अगर किसी कंपनी को किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, जरूरी नहीं कि कंपनी जो है सिर्फ अपनी कोर एक्टिविटीज के ऊपर ही रहे, तो दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी और कंपनी के अंदर आप जो है अपना कैपिटल लगाते हो उसके प्रोजेक्ट में या किसी चीज में, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट हो गई। सेम इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में आके, कैपिटल मार्केट में आके जो है वो किसी कंपनी का शेयर या ओनरशिप एक्वायर करता है, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आ गया। देन अल्टरनेटिव फाइनेंशियल फील्ड्स, स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल फाइनेंस। इसमें क्या होता है कि फाइनेंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर होता है। अब क्या है कि आप फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में और पाकिस्तान में इनकम जनरेट कर रहे हो। अब आपको पता है कि भाई पाकिस्तान की जो वैल्यू है, जो करेंसी है, वो डिवैल्यू हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप न्यूयॉर्क की या फिर यूके की स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर लेते हो, उधर के स्टॉक बाय कर लेते हो जो कि डॉलर में या पाउंड में। तो क्या है कि तो ये आपका अक्रॉस द कंट्री हो गया, आपका इंटरनेशनल फाइनेंस हो गया और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो गई। जैसे इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक बिजनेस है KFC क्या है, वो जो कमा तो पाकिस्तान से रहा है, लोकली किसी भी कंट्री से कमा रहा है, लेकिन वो उसका प्रॉफिट लेके वो वापसी अपने मुल्क USA या किसी और स्टॉक मार्केट में कह लेंगे यूके के स्टॉक मार्केट में वो जाके इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, ताकि उसकी जो स्टॉक की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहे और जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसकी पावर भी उसके स्टॉक पे लगती रहे। अब फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में आप अगर एक स्टॉक पे पैसे कमा रहे हो तो फायदा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। अगर आपने 500 रुपये कमाया और करेंसी डिवैल्यू हो गई तो आपका प्रॉफिट तो कम हो गया ना एनी केस। तो इंटरनेशनल फाइनेंस क्या आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आप अक्रॉस द कंट्री जो है वो आप इन्वेस्टमेंट्स करो, चाहे किसी भी सेंस में, ठीक है। देन ग्रीन एंड इस्लामिक फाइनेंस। अब ग्रीन फाइनेंस क्या होता है कि आप ऐसी कंपनी से इन्वेस्ट करो जो कि सस्टेनेबिलिटी या फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बना रही हैं या फिर अपने जो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसमें इन्वायरमेंट को और सस्टेनेबिलिटी को लेकर साथ चल रही है। फॉर इंस्टेंस के कोई कंपनी है जो कि EV की कोई चीज़ बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रही है, तो क्या है कि आप उधर इन्वेस्ट करोगे, क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। इस्लामिक फाइनेंस क्या है? फाइनेंसिंग जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड ना हो, ठीक है। एज यू नो कि इस्लाम में इंटरेस्ट हराम है। तो आप क्या करते हो, अगर फॉर इंस्टेंस के एक कंपनी को फंड रेज करना है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, उसको XYZ प्रोजेक्ट लगाना है या XYZ प्लांट लगाना है, तो उसको फंड रेज करना है। अब वो बैंक से लोन नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि लोन तो हराम है। तो वो क्या करेगा, बैंक को या फिर किसी पार्टी को या किसी इंडिविजुअल को अपने उस प्रोजेक्ट में पार्टनर बना लेगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। अब उससे वो फंड लेगा, इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट देगा, लॉस होगा तो उसको लॉस देगा, ठीक है। आप फंड रेज करो, ये थ्रू लोन ही करोगे, लेकिन क्या होगा कि आपने जो है इंटरेस्ट पे डील नहीं किया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पे डील कर दिया, ठीक है। तो हमारा लोन वाला पार्ट हट गया इसमें। आप फंड रेज तो कर रहे हो, आप लोन वाले फायदा तो उठा रहे हो, लेकिन क्या है, आप इंटरेस्ट पे नहीं, हम प्रॉफिट एंड लॉस पे कर रहे हो, सिंपल। तो इसमें ये होता है कि बैंकिंग या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट में या कंपनी में आप ओनरशिप दे देते हो या फिर उनको प्रॉफिट एंड लॉस का एक शेयर रख लेते हो। देन फिनटेक। अब फिनटेक क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जो भी हमारे बैंकिंग एप्स होती हैं या हमारे ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी जो फाइनेंस है और टेक्नोलॉजी आपस में लिंक हो गई। अब आप ये देखोगे पहले के ज़माने में शेयर ट्रेड जो होते थे, कैसे होते थे कि आप जा रहे हो फिजिकली स्टॉक मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, आपकी जो भी बिल्डिंग है वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे आप फिजिकली शेयर्स की बिड कर रहे हो कि भाई ये वाले शेयर मुझे दो, ये वाला शेयर मेरा भेज दो। अब क्या है, ये वही चीज़ ऐप पे या लैपटॉप पे आ गई है, ठीक है। अब आप मोबाइल से बैठ के शेयर बाय एंड सेल करते हो, अब लैपटॉप पे बैठ के कर रहे हो। तो अब इंटरनेशनल फाइनेंस जो भी हमने पीछे पढ़ा, आप बैठ के अपनी किसी भी कंट्री में बैठ के लैपटॉप से, मोबाइल से आप यूके के US के शेयर्स बाय कर लेते हो वहाँ की कंपनी से। कैसे हो रहा है ये? फिनटेक के थ्रू हो रहा है, वरना तो आप क्या किसी को कॉल करनी पड़ेगी या फिर आप फिजिकली फ्लाइट लेके जाओ, अपने शेयर खरीद के लाओ या बेच के लाओ। तो ये फिनटेक ने जो है हमारे फाइनेंस को जो है आसान कर दिया। देन बिहेवियरल में हम ऐसे देखते हैं कि डिसीजन जो होता है ना, फाइनेंशियल डिसीजन, वो हर बंदे की कैपेसिटी के ऊपर है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो कि हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है, वो लॉस को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, वो हाई रिस्क पे इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिटर्न है। कुछ लोगों का बिहेवियर क्या होता है कि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एज ही बहुत बड़ा फैक्टर है ऑब्वियसली। जो बंदा एक मिड एज में होता है, उसको अपनी पूरी फैमिली सपोर्ट करनी होती है, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो सेफ साइड जाता है, ठीक है। तो क्या है कि आपके साइकोलॉजिकल सारे वो पैरामीटर आ गए इसके अंदर कि आपका कैसे बिहेव करते हो मार्केट में। अब आप
हाई रिस्क पे इन्वेस्ट करते हो तो आप ऐसी जगह जाओगे कि जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होगा। कुछ लोग होते हैं जो कि डरते हैं तो वो सेफ साइड इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बिहेवियरल में हमारा साइकोलॉजिकल जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड वैल्यूएशन। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? एक कंपनी की के शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? एक कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू। फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है, उसके शेयर की वैल्यू है 250 रुपये, ठीक है। तो क्या है कि जो 250 रुपये है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब कोई भी मार्केट में न्यूज़ प्रिवेल होती है या कुछ ना कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म में हाइप आती है शेयर्स के प्राइस में या फिर शेयर्स के प्राइस गिरते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल वैल्यू से ऊपर जाएगा प्राइस या नीचे आएगी वो मार्केट प्राइस हो गई। कैसे? इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस क्या है कि जिस पे शेयर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर एक शेयर की प्राइस जो 80 रुपीज है तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब वो मार्केट में जैसी मार्केट खुलती है वो शेयर की प्राइस 80 से 150 चली गई या 80 से 40 रुपीज आ गई, तो क्या ये मार्केट प्राइस है? मार्केट प्राइस क्या है कि जहाँ पे जिस वैल्यू के ऊपर शेयर ट्रेड हो रहा होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है शेयर की, सिंपल। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क एंड परसीव्ड कैश फ्लो, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम जो है वो हमारे पिछले टॉपिक जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू है उससे समझते हैं, सही है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी अल्टीमेट रियलिटीज़ हैं, जो कि फाइनेंशियल कंडीशन हैं एक फर्म की, उसके ऊपर जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रिलाई करती है, उसके शेयर की प्राइस रिलाई करती है, ठीक है। अब क्या है कि वो एक्चुअल फैक्ट्स पे हमारी शेयर की वैल्यू है वो 80 रुपीज़ है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में या हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल रिस्क जो हम परसीव करते हैं, जो कि रिस्क होते हैं लेकिन हम परसीव करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मार्केट प्राइस जो है या मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है उसको फ्लक्चुएट करते हैं। कैसे? अब फॉर इंस्टेंस के जंग हो गई, ठीक है। अब जंग हो गई, हमने ये परसीव किया कि भाई अब जो है लिक्विडेट फॉर्म में ले आओ अपने जो भी एसेट्स हैं, जंग है कुछ भरोसा नहीं, शेयर्स गिर भी सकते हैं, हम फ़ौरन अपने शेयर्स बेचेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो भी कंपनी के शेयर्स हैं उसकी वैल्यू डाउन होगी, ठीक है। अब जो शेयर 80 रुपये का था, जो कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, सुबह स्टॉक मार्केट खुली, न्यूज़ आई कि भाई जंग स्टार्ट हो गई, फ़ौरन वो 60 50 40 रुपीज़ से पहुंच जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर कुछ इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है मुल्क की या इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होता है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट खुली, हमने न्यूज़ सुनी कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो गया है, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो मोर अर्न करेगी, उसके कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होंगे, तो हम फ़ौरन जो है बल्क में उस कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनी का जो मार्केट जो उसकी मार्केट वैल्यू है इंक्रीज़ हो जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 80 रुपीज़ थी तो जैसी डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है वही चीज़ वही शेयर 100 रुपये 120 रुपये 150 रुपये पहुँच जाएगा, सही है। तो हमारे जो भी परसीव रिस्क हैं या फिर हम जो भी सराउंडिंग से जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं, ठीक है। और उस बिहेवियरल एक्ट के थ्रू जो है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू से मार्केट प्राइस जो है वो डिटरमाइन होती है। और हमारा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इस चीज़ इस एग्जाम्पल से और पिछले कॉन्सेप्ट से हम इसको क्लियर करते हैं, सिंपल। Now, if you have any question regarding this topic, please ask them in the comment section and I will reply at my earliest convenience. Have a nice day. Bye.